हेलो दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन न पढ़ के बीटीएल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी का बैच आपके लिए बहुत लाभदायक है। और इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने नहीं पाएगा और हम मस्ती के साथ सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ज्योग्राफी है वो 3 डायमेंशन से घिरा हुआ है: इनर्जी, मैटर एंड होम्योस्टैटिस। इनर्जी एंड मैटर से तो कल आप परिचित हो गए कि ये कैसे मूवमेंट करती है। होम्योस्टैटिस यानी पृथ्वी जो है समस्थित कैसे धारण करती है, होम्योस्टैटिस कैसे मेंटेन करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल 4 आयामों के बारे में हमने बात किया क्लास में, जिनमें पहला आयाम था लिथोस्फीयर। तो जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो उसके बारे में जानें। तो लिथोस मीन्स क्या होता है? लिथोस मीन्स होता है रॉक। तो हम लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, भू आकृति विज्ञान का पार्ट है जो लिथोस्फीयर है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मॉर्फोस यानी डिस्क्रिप्शन, कैसे बना, अगर कोई चीज़ बन रही है तो कैसे बन रही है। और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है इसके बनने का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है इसके बनने का। पृथ्वी पर जो आकृतियाँ बनी हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग लिथोस्फीयर से इंटर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। तो आज हम इसे कहानी की तरह मज़े मज़े में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में। तो मन में सवाल आता है कि होती क्या हैं स्थलाकृतियाँ। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कहीं पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, कहीं पठार दिखाई पड़ते हैं, मैदान दिखाई पड़ते हैं, झीलें दिखाई पड़ती हैं, नदियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो हमें क्या होता है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये लैंडफॉर्म्स यानी भूमि जो है आकार ले रही है। हर जगह भूमि फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ लैंडफॉर्म अवेलेबल ऑन द अर्थ। यानी पृथ्वी जो भूपरपट्टी है, क्रस्ट है, जब एक डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म ले लेती है, आकार ले लेती है, तो हम उन आकार की कैटेगरी रखते हैं। जैसे पर्वतों की एक कैटेगरी होती है, चाहे वो हिमालय हो, एंडीज़ हो, दुनिया भर के पर्वत हैं हमारे, वो माउंटेन हो गए। ऐसे ही प्लेट्यू, चाहे तिब्बत प्लेट्यू हो गया, चाहे गोबी का पठार हो गया, तो दुनिया भर के में हम इस तरह के स्थलाकृतियों को पठार कहेंगे। तो बेसिकली पृथ्वी का जो मेजर डिवीज़न है वो लैंडफॉर्म के रूप में दिखाई पड़ता है। अब सवाल आता है कि ये कैसे बनती हैं। तो दे फॉर्म बाय द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये भूआकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती हैं। प्रक्रिया का मतलब होता है जिनमें डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। अब दिमाग में आता है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्यों है, आखिर जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहा है, उनके पीछे का रीज़न क्या है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं अर्थ के मूवमेंट के कारण होती हैं। अर्थ मूवमेंट होता है, पृथ्वी का संचलन होता रहता है, इस कारण से भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। अब ये सवाल आता है कि ये मूवमेंट क्यों करती हैं। तो इसके पीछे भी 2 सबसे बड़े कारण हैं। अब हम आ जाते हैं कारण पे। एक को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस यानी अंतर्जात बल, और दूसरे को बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बहिर्जात बल। इंडोजेनिक मतलब है अंदर जो हलचल हो रही है, और एक्सोजेनिक का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर या बाहर जो बदलाव हो रहे हैं। अब अंतर्जात बल में भी 2 बड़े कारण हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला है स्लो मूवमेंट यानी मंद संचलन, और दूसरा है सडन मूवमेंट यानी आकस्मिक संचलन। तो जो हमारी पृथ्वी है, मंद संचलन की अगर हम बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है इस समय भी मूवमेंट कर रही है, लेकिन मूवमेंट इतना स्लो हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है। अभी हमारी जो इंडियन प्लेट है वो हिमालयन प्लेट को से टक्कर खा रही है और अंदर उसको धंसा रही है, लेकिन इतना धीरे प्रोसेस हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है। अभी हम बात करें स्लो मूवमेंट की, तो पृथ्वी की जो परपटी है वो इतना स्लोली मूवमेंट करती है कि आपको पता ही नहीं चलता है। अब मंद संचलन भी कई तरह के होते हैं, यानी जो स्लो मूवमेंट है वो भी कई तरह के होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो स्लो मूवमेंट है उसे हम
पटल विरूपण कहते हैं। पटल विरूपण का मतलब है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, यानी कुछ बदल जाएगा, कुछ विरूपित हो जाएगा, लेकिन स्लोली होगा। जैसे आप देखते नहीं है, एक पिक्चर है आशिकी शायद, उसमें गाना गाता है एक्टर के, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, उसी तरह से ये स्लो मूवमेंट करेगा। पटल का मतलब होता है उसका ऊपर का हिस्सा, और विरूपण का मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वो प्लेनर नहीं रह गया, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसमें भी दो तरह के बल काम करते हैं, अब इसको भी आके हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। ठीक है, तो वर्टिकल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है या तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ विरूपित होगी, या तो वो नीचे की तरफ होगी, या तो या उनका मतलब कि या तो धसाव होगा या तो वो उठेंगी। जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारा ये ऊपर मुखी है, इसका मतलब होता है। तो हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ऊपर की तरफ लंबे होते जा रहे हैं हम। और जो मतलब कि अगर कोई भी चीज़ गहरी है, नदी है, जैसे नदी को हम देखें तो नदी गहरी है तो वो अधोमुखी है, धसती जा रही है, गहरी होती जा रही है। अब इसके बाद आ जाता है हॉरिजेंटल, क्षैतिज संचलन। तो इसमें पर्वत निर्माणकारी बल काम करते हैं, यानी माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। अब ये पर्वत निर्माणकारी बल भी दो प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन यानी दबाव बल, और दूसरा होता है फोर्स ऑफ टेंशन। क्या होता है? फोर्स ऑफ टेंशन। इसमें जगह नहीं है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन का मतलब है दबाव बल और फोर्स ऑफ टेंशन का मतलब है तनाव बल। फोर्स ऑफ कंप्रेशन में बेसिकली फोल्ड माउंटेन बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है इसमें। जैसे हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा? तो हिमालय जो है हॉरिजेंटल कंप्रेशनल फोर्स से बना होगा, यानी क्षैतिज दबाव बल, हॉरिजेंटल कंप्रेशन फोर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्री में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, किस फोर्स से हुआ। तो इसका आंसर था हॉरिजेंटल कंप्रेशनल फोर्स। इसको आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। तो अब दूसरा आ जाता है फोर्स ऑफ टेंशन यानी तनाव बल। फॉल्ट का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो आदमी टूट जाता है। तो हम किसी चीज़ को इतना खींचें कि वो टूट जाए। जैसे आप हाथ में कागज़ लें और उसको खींचें, बीच से खींचें, तो वो जो फट जाएगा। तो ऐसे ही जो पर्वत होते हैं वो बीच से टूट जाते हैं, टूट के एक तो नीचे चला जाता है या तो ऊपर की तरफ चला जाता है, ऐसे होता है। तो अब हम बात करते हैं सडन मूवमेंट यानी आकस्मिक संचलन की। जैसे क्या होता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप बोल के गए कि मैं तुमसे 2 साल बाद शादी करूंगा। पता चला एक दिन वो आई और कार्ड दे के चली गई, बोली ये मेरी शादी का कार्ड है। अब यहाँ तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और उधर वो शादी का कार्ड दे के चली गई। अब अचानक तुम गाना गाने लगोगे कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, है। तो अचानक दिल खट से टूट गया, सडनली होता है, बिना बताए होता है ये। तो सडन मूवमेंट क्या होता है? अचानक पता चलता है, सडनली होता है, इसे हम बोलते हैं सडन मूवमेंट। जब सडन मूवमेंट होता है तो अब क्या होता है आपके साथ? अचानक पता चला कि आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, गाना वाना गा रहे थे, तो अचानक पता चला कि शादी कहीं और तय हो गई, मामला वहीं खराब हो गया और आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्या हो गया, कैसे हो गया, और फिर तमाम तबाही आपके जीवन में आती है। जैसे दाढ़ी बढ़ जाती है, आप सेव कराना, वो बालों को झाड़ के निकलना, ये सब बंद हो जाता है आपका अचानक से। तो एक्चुअली में अर्थ भी यही काम करती है। सडन मूवमेंट में एनर्जी बहुत ज़्यादा अचानक से रिलीज होती है और ये काफ़ी डिजास्ट्रस हो जाती है और अचानक से बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला होता है वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी, और दूसरा होता है अर्थक्वेक यानी भूकंप। दुनिया में जहाँ कहीं भी ये दोनों घटनाएं होती हैं वहाँ डिजास्टर क्रिएट होता है और बहुत ही कम समय में जो लैंडफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होकर रिलीज होती है अचानक से। जैसे अगर आप देखें भुज में अल्लाहाबाद एक नाम रखा गया है, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ जब भूकंप आया तो पृथ्वी का एक हिस्सा ऊपर उठ गया और रातों रात एक डैम जैसी संरचना बन गई। अब जैसे पर्वत होता है,
जब ज्वालामुखी निकलती है तो भड़ाम से पूरा पर्वत फट जाता है, अलग हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, डिजास्ट्रस मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और वहाँ एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। अब ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं इसको हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा तो आप समझने में दिक्कत करोगे। तो इसको जो है आप दिमाग में बैठाओ इसको कि क्या कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा, उसको आप देख लेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, बाय बाय।